Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the gaseous exchange in plants. So चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ. So dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है that is gaseous exchange in plants. So dear students, हमने previous lecture के अंदर जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इस लेक्चर का को डिस्कस किया, जिसमें हमने गैसेस एक्सचेंज का बेसिक कंसेप्ट जो है उसको समझने की कोशिश की, उसमें ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर भी और सेल लेवल के ऊपर भी. जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स कि कैसे कोई भी प्रोसेस जो है वो हम प्लांट्स में भी डिस्कस करते थे और उसको एनिमल्स में भी डिस्कस करते थे. इसी तरह से गैसेस एक्सचेंज को भी हम प्लांट्स में पहले डिस्कस करेंगे एंड देन इन द एनिमल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने सोचा कभी कि प्लांट्स भी गैसेस एक्सचेंज करते होंगे? उनके अंदर तो आपने देखा होगा कोई लंग्स नहीं है, उनके अंदर कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है. सो यू आर करेक्ट, उनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है. और आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 4 में पिछले साल आपने ग्रेड 9 के अंदर पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल दे आर लेस डेफिनेट. तो फिर भाई गैसेस एक्सचेंज तो करना ही है ना, जिंदा रहना है. हमने पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में यही तो बात की थी कि जिंदा रहना है तो उसके लिए तो गैसेस एक्सचेंज जरूरी है. तो फिर ये कहाँ से गैसेस एक्सचेंज करेंगे? इनके पास तो कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, ना इनके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम है. तो अल्लाह ताला ने डियर स्टूडेंट्स इनको मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर से ब्लेस किया और वो उन स्ट्रक्चर्स की मदद से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो तभी वो सेलुलर रेस्पिरेशन हो सकेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव होगी तो तभी वो दे कैन गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर देयर आर 2 कैटेगरीज. 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, आपने देखे होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो मीडियम है. एक है एयर और दूसरा वाटर. अब जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं हम उसको कहते हैं एक्वाटिक मीडियम और एक्वाटिक प्लांट्स, और जो एयर के अंदर रहते हैं वहां से गैसेस एक्सचेंज करेंगे उनको हम कहते हैं लैंड प्लांट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में हम अलग-अलग से ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एयर मीडियम को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे गैसेस एक्सचेंज करेंगे, और जो वाटर को एज अ मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स वो कैसे गैसेस एक्सचेंज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द लैंड प्लांट्स, जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में इनके अंदर वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है. सो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उससे तो हाउ नो है, आप प्रीवियसली इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर, स्पेशली इन द ग्रेड 9, कि प्लांट्स के अंदर 2 तरह के पार्ट्स होते हैं. एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. तो यहाँ पर बेसिकली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज का अमल सामने लाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम इज leaves and young stem. The second structure is woody stem and mature root. And the third structure through which the gaseous exchange can take place is the young roots. So dear students, अब one by one हम इनको डिस्कस करने लगे हैं. So first of all come to the leaves. आपने ग्रेड 9 के अंदर इसका डिटेल के साथ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में ये देखा था कि यहाँ पर आते हैं. This is the basically the transverse section of a leaf. This is a cuticle. सबसे ऊपर लीव्स के ऊपर यह मौजूद होती है. दिस लेयर इज मेड अप ऑफ वैक्स, और वैक्स का मतलब क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. उसके बिल्कुल नीचे इट स्टार्ट्स द अपर एपिडर्मिस, एंड देन द मोस्ट ब्रॉड लेयर, दिस वन, इसे हम कहते हैं
मेसोफिल लेयर। और मेसोफिल लेयर के अंदर जो सेल्स हैं वो मुख्तलिफ शेप्स के हैं, वो इलोंगेटेड भी हैं, वो थोड़े से स्फेरिकल भी हो सकते हैं और वो इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। और सबसे नीचे दिस वन इज द लोअर एपिडर्मिस। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखें कि आपको जैसे कि मालूम है कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो होता है इन मेसोफिल सेल्स में। मेजर जो कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज द मेसोफिल सेल्स। अब यहां पर आप डायग्राम में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देयर आर स्पेसेस अमंग देम। ये काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला ने जगह खाली छोड़ी है। दीज आर एयर स्पेसेस। और डियर स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि ये एयर स्पेसेस अप्रोक्सीमेटली दे कंट्रीब्यूट अप टू 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ लीफ। तो अल्लाह ताला ने एक लीफ के अंदर 40% सिर्फ ये एयर स्पेस रखी है। क्यों? ताकि एयर अंदर आएगी तो तभी गैसेस एक्सचेंज हो सकेगा। अब दूसरी चीज़ ये कि ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में ये देख सकते हैं दिस वन, यस यू कैन गेस दैट दीज आर द गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के दरम्यान में देयर इज एन ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज स्टोमा। सिंगुलर इज फॉर स्टोमा और प्लूरल की है स्टोमेटा, जिसको आमतौर पर हम स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस। सो डियर स्टूडेंट्स, लीव्स के अंदर और यंग स्टेम्स के अंदर देयर आर प्रेजेंट स्टोमेटा। तो पहला जो स्ट्रक्चर इनके अंदर इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द गैसियस एक्सचेंज, दैट इज स्टोमेटा। एंड नंबर 2 इज द क्यूटिकल। यहां पर जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स की बनी हुई एक लेयर होती है, इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। तो कुछ जो गैसियस एक्सचेंज है वो यहां से होगी फ्रॉम द क्यूटिकल। इसको हम क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी अगर हम एवरेज निकालें सो ये लिटिल बिट कम होती है। जहां तक बात है स्टोमेटा की या स्टोमा की, so this is the major contributor of gaseous exchange in the plants through the leaves and young stems. Dear students, तो अब यहाँ पर जैसे कि देखा कि स्टोमेटा कहाँ पर मौजूद हैं? They are present in the lower epidermis. There are bean-shaped structures called guard cells, which upon opening produce a pore called stoma or stomata. तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो है लीव्स के अंदर और यंग स्टेम के अंदर, दैट इज द स्टोमेटा। और थोड़ी बहुत डियर स्टूडेंट्स जो गैसियस एक्सचेंज है वो क्यूटिकल के जरिए भी पॉसिबल है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर लीव्स के अंदर एक अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। वो क्या कि लीव्स जो होते हैं ख़ास तौर पर इनके अंदर जो ये इसके इनर सेल्स हैं, जिनको हम ये मेसोफिल सेल्स का नाम दे रहे हैं, दीज आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं, एक ड्यूरिंग द डे और दूसरी है ड्यूरिंग द नाइट। So leaves face two situations during daytime and during night time, ये different हो जाती हैं। दिन के वक्त आपको पता है कि there is occurring photosynthesis, जबकि रात के वक्त सिर्फ होती है रेस्पिरेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, प्लांट को दिन के वक्त भी तो एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ दे ऑल्सो डू द रेस्पिरेशन, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन।
और ये दोनों जो प्रोसेस हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर मैं इसको एक चांस से डायग्राम से एक इक्वेशन के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll, it produces glucose plus oxygen and plus water। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, जबकि रेस्पिरेशन वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो फूड है यानी कि जो ग्लूकोज है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड into carbon dioxide and water plus ATP is released। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। अब ये दोनों प्रोसेस दिन के वक्त भी हो रहे हैं, तो इस दौरान ये मेसोफिल सेल्स यानी कि जो लीव्स के इनर सेल्स हैं, इनमें क्या सिचुएशन चलेगी। तो जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन जो रिलीज होगी, यही ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी फॉर रेस्पिरेशन, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, यही इस्तेमाल हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझ आई आपको कि दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साइड बाय साइड चल रही हैं, तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, वही ऑक्सीजन इस्तेमाल को प्लांट्स कर लेंगे फॉर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, उसी को इस्तेमाल करके दे विल अगेन यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस। लेकिन रात के वक्त जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है रात के वक्त देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही एट ऑल। तो फिर क्या है, अब एनर्जी हासिल करनी है, तो एनर्जी कहाँ से हासिल करनी है, थ्रू रेस्पिरेशन। तो उस वक्त ये वाला प्रोसेस चलेगा। इस प्रोसेस के जरिए फिर क्या होगा, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम, दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स, अभी आपने वो कहावत सुनी होगी, वो पुरानी कहानियों में नानी माँ या दादी माँ या बड़े ये कहते होते हैं कि रात के वक्त बेटा दरख्तों के नीचे नहीं सोया करते, वो भूत आ जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जब आप दरख्त के नीचे रात को सोएंगे तो उस वक्त डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, क्योंकि नाइट टाइम में तो रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन इस्तेमाल होने से उस स्पेसिफिक एरिया से जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी होगी। अगर आप सोए होंगे तो एकदम से सांस उखड़ेगा और आप उठ जाएंगे और आप फील करेंगे कि लाइक देयर वाज समथिंग, द मैकेनिज्म बिहाइंड द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द नाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया, लीव्स और यंग स्टेम में किस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। अब हम बात करते हैं वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स की। अब जो वुडी स्टेम और मैच्योर रूट है, ये यहाँ पर देखें नाम क्या है, वुड। वुड है मतलब इट इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर, और मैच्योर रूट ये भी इसके अंदर भी वो अल्लाह ताला ने हार्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इनके अंदर ये इनकी बाहर वाली साइड के ऊपर देयर इज प्रेजेंट द कॉर्क, या जिसको हम कहते हैं बार्क। अब अपना थोड़ा सा नॉलेज को रिकॉल करें कि जो कॉर्क है ये कहाँ से बनी थी। कॉर्क इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम। सो याद आया स्टूडेंट्स आपको कि कॉर्क कैम्बियम कहाँ से आई थी। सो कॉर्क कैम्बियम एंड द वेस्कुलर कैम्बियम। सो डेफिनेटली अब तो याद आ गया आपको। सो कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, दिस आर बोथ द टाइप्स ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम जो है इट इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, इट इज अ सिंपल टिश्यू। और सिंपल टिश्यू ये किसका है, दिस इज द टाइप ऑफ अ प्लांट टिश्यू। सो दिस इज अ प्लांट टिश्यू। तो थोड़ा सा आपका नॉलेज भी रिवाइज कर दिया। तो प्लांट के जो टिश्यूज है वो दो तरह के, एक सिंपल टिश्यू और दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो सिंपल टिश्यू है उसको सिंपल इसलिए हमने कहा था, अब याद करें कि बिकॉज कि उसके अंदर एक ही तरह के सेल्स थे, वन काइंड ऑफ सेल्स, सेम काइंड ऑफ सेल्स, तो उसमें
द फर्स्ट इट्स क्लासिफिकेशन वाज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वाहिद यही टिश्यू है विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, यही डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आगे हमने फर्दर 3 टाइप्स बताई थी आपको। नंबर 1 वाज द एपिकल मेरिस्टेम, जो कि यहाँ पर टिप्स के ऊपर या एपिसिस के ऊपर मौजूद है, रूट्स की भी और शूट्स के भी। दूसरी थी लेटरल मेरिस्टेम, जो कि साइड्स के ऊपर मौजूद है। जब साइड्स वाली मेरिस्टेम के अंदर ग्रोथ होती है तो प्लांट की बाहर ये उसकी विड्थ बढ़ जाती है। अब कॉर्क कैम्बियम से क्या बना, कॉर्क, यानी कि हम उसको कहते हैं बार्क। अब ये बार्क का अगर स्ट्रक्चर देखें, सो इट इज इम्परवियस, यानी कि इसमें से कोई चीज नहीं गुजर सकती, ना वाटर और ना ही गैसेस। सो इट इज इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस। तो फिर भाई इन्होंने भी तो करना है, इन्होंने तो गैसेस एक्सचेंज करना है, ये भी तो उस दरख्त का हिस्सा है, तो ये कैसे करेंगे फिर? तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर देखें, दिस इज मैच्योर और वुड स्टेम, ठीक है। तो इसके अंदर ये छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं उभरे हुए। अगर आपने दरख्त को देखें, उसकी बाहर उसकी बार को ऐसे हाथ लगा कर देखें तो थोड़ी सी रफ सी होती है, और कुछ सरफेस उसका उभरा हुआ होता है, कुछ जो होता है वो डिप्रेस्ड होता है। तो दैट इज बेसिकली दीज आर स्पेशल पोर्स विच आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स। शाबाश, आप पहुंच गए वहां पे, लेंटिसेल्स। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी आपको याद होगी, ठीक है। तो यहां पर उसी से लेंटिकुलर रेस्पिरेशन भी याद रखिएगा। तो इनके अंदर वुड स्टेम और मैच्योर रूट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है इन द कॉर्क, दैट इज द लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स के जरिए ये गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई मैच्योर रूट्स की, लेकिन अब हम बात करेंगे यंग रूट्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो यंग रूट्स हैं, जो भी नई नई बनी हैं, जो मैच्योर नहीं हैं, उनके अंदर भी तो गैसेस एक्सचेंज होना है ना, क्योंकि उन्होंने भी तो जिंदा रहना है। बिकॉज कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, ना उनके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। तो फिर क्या होगा? सो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने इनको एक सहूलत दी दैट दे यूज gaseous exchange by simple diffusion, लेकिन कहां से? थ्रू जनरल सरफेस एरिया। तो जो ओवरऑल इनके ऊपर वो नई नई जो रूट्स बनी है, यंग रूट्स बनी हैं, तो ओवरऑल उनके जनरल बॉडी सरफेस से जो गैसेस हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए इन एंड आउट हो सकती हैं। और वो भी कैसे? अब जी सवाल ये पैदा हुआ कि यहाँ पर उनके वो तो मिट्टी के अंदर हैं, तो मिट्टी के अंदर वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो बेटा जो सॉइल के अंदर, सो डियर स्टूडेंट्स, जो सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उसकी डिटेल को देखें तो उनके अंदर भी एयर स्पेसेस होती हैं। आपने देखा होगा माली क्या करता है कि कुछ दिनों के बाद वो प्लांट्स को, उसकी मिट्टी को वहाँ से उखाड़ रहा होता है उसकी रूट्स के पास से। उसकी रीज़न ये होती है डियर स्टूडेंट्स कि एक्चुअली ही इज़ अलाउइंग द गैसेस एक्सचेंज, ताकि जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है वो उस मिट्टी के अंदर शामिल हो सके, और जो रूट्स हैं, ख़ास तौर पर जो यंग रूट्स हैं, वो उसको इस्तेमाल कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये प्लान समझ आया कि किस तरह से जो लैंड प्लांट्स हैं या जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये सारा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जरिए कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात है एक्वेटिक प्लांट्स की, तो प्रोसेस उनके अंदर भी सेम है, लेकिन देयर इज़ वन डिफरेंस। चूँकि एक्वेटिक है, सो वाटर में रहते हैं, सो देयर बॉडी इज़ पार्शली और completely submerged in the water. So Allah has given another mode that they get in oxygen dissolved in water. तो पानी के अंदर जो हल हुई ऑक्सीजन होती है, ये उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ इट। डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझाइए। तो जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी, उसी को वो यूटिलाइज करेंगे इन्हीं प्रोसेसेस के जरिए, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के जरिए, क्योंकि वो भी प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जबकि
कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करेंगे? थ्रू द वाटर। सो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज का अमल होता है। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि हम इसको शॉर्ट के तौर से कैसे ले सकते हैं कि हाउ रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन द थ्रू द लीव्स in plants or terrestrial plants, या how respiration occurs through the wood stem and mature roots, या how respiration occurs in the aquatic plants. So it's a short question, ठीक है। या फिर इसको ये आपसे इस तरह से डायग्राम भी आ सकती है, उसमें आपको लेबल करवाने के लिए पूछा जा सकता है कि इसमें इन पार्ट्स को लेबल किया जाए, लाइक दिस इज ऊपर ये अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल, देन लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, देन देयर इज मेसोफिल लेयर, और मेसोफिल लेयर जैसे कि स्ट्रक्चर को आपको आ सकता है कि इसको लेबल करें। सो दीज आर द गार्ड सेल्स, और उनके दरमियान में जो ओपनिंग है दैट इज स्टोमा। और डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि लीव्स के अंदर अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट वेरी area consists of approximately 12,000 stomata. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर देर आर 12,000 स्टोमेटा। तो हर लीफ के अंदर जो इतना बड़ा जितना भी उसका वॉल्यूम होगा, उसके 1 सेंटीमीटर के अंदर इतने ज़्यादा स्टोमेटा होने की भी वजह यही है कि ताकि वो गैसेस एक्सचेंज कर सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको अंदर जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप नहीं रखा, तो उनके हर सेल को इंडिविजुअली खुद से गैसेस एक्सचेंज करना पड़ेगी। उस पर्पज़ के लिए फिर इस वजह से अल्लाह ताला ने दे हैव ब्लेस्ड विद सच अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टोमेटा। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इनके अंदर एयर स्पेसेस, ये देख सकते हैं, अ लॉट ऑफ एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन दिस लीफ सेल्स। सो दैट इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ गैसेस एक्सचेंज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस the gaseous exchange or respiratory system in humans. So dear students, जैसा कि आपने देखा, आज हमने देखा कि कैसे प्लांट्स के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज हो सकती है और उनके अंदर किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से नवाजा है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।